हेलो गाइस, आप सबों को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल GK GS विश्व समर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ाएंगे। यह बिहार स्पेशल का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इससे पहले हम BPSC PT के सिलेबस के बारे में आप लोग से डिस्कस किए थे और उसमें बताए थे कि बिहार स्पेशल से 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन आपके BPSC PT में रहेगा। उसको किए बिना आप BPSC प्रीलिम्स पास नहीं कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए हम बिहार स्पेशल का क्लास लेकर आए हुए हैं। हम मुद्दे पे आते हैं और सबसे पहले बिहार स्पेशल का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार विशेष में आपको बिहार का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से कि 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। फिर बिहार का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। फिर बिहार का अर्थव्यवस्था पढ़ना होगा, यहाँ से भी 3 से 4 नंबर क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। राज्य व्यवस्था से 102 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर आपका जो है विविध, वहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ से आप कम से कम 20 से 25 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। और करंट अफेयर से 10 मार्क्स का पूछा जाता है, फिर वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हम बिहार के इतिहास को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। बिहार का प्राचीन कालीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास, बिहार का आधुनिक कालीन इतिहास और आज़ादी के बाद का भी इतिहास। क्योंकि आज़ादी के बाद बिहार में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहाँ से कि BPSC क्वेश्चन उठाती है, इसलिए आज़ादी के बाद के भी बिहार के इतिहास को कंसीडर करना लाजमी है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आता है प्राचीन कालीन बिहार का इतिहास। ठीक है। तो प्राचीन कालीन बिहार के इतिहास को आपके अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पाषाण कालीन बिहार का इतिहास, दूसरा वैदिक कालीन बिहार का इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक काल यानी कि जहाँ से मगध का साम्राज्य होता है और गुप्त काल के साम्राज्य तक का जो इतिहास होगा, हमको बिहार के प्राचीन काल के इतिहास के रूप में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इतना टॉपिक देखकर उनका सर भारी हो गया होगा। उनको ऐसा लग रहा होगा BPSC के लिए पूरे भारत के संदर्भ में जितना कुछ पढ़ना है शायद बिहार के संदर्भ में भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। अगर आप इतना कुछ पूरे भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। लेकिन बिहार स्पेशल का जो सिलेबस है तो वो बहुत छोटा है, इसलिए इतना कुछ पढ़ने के लिए आपको 1 से 1.5 महीना का समय लगेगा और क्लियर हो जाएगा। ये तब होगा जब आप मेरे अनुसार पढ़ेंगे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं हवा में तीर नहीं मारता। मैं जो कुछ करता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ। हम एक एक टॉपिक पर, एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च करते हैं, सोल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको जाके एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करते हैं। जो रिजल्ट आता है वो चीज़ हम आप लोग को बताते हैं। अब जब आप मेरे वीडियो पे आए होंगे तो मेरे फ़ोटो के साथ साथ मेरा BPSC PT का मार्कशीट भी है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, खुली किताब की तरह। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूँ, मैं जो खुद किया हूँ वही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ और आप उतना ही करके जाइए, इनफ है। उससे ज़्यादा नहीं करना है, ना उससे कम करना है। अगर करेंगे तो आप बुरी तरह से फंसेंगे। मेरा शोध है भाई, कम से कम मेरे ऊपर तो विश्वास करिए, मैं तो रोल नंबर दे रखा है। तो अब इसलिए आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत छोटा सिलेबस है। हम इसको उदाहरण देके आपको समझाते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि पाषाण काल है, तो पाषाण काल के लिए आपको 4 से 5 फैक्ट्स याद रखना होगा। पाषाण काल से संबंधित सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या होता है कि पाषाण काल से संबंधित जो भी बिहार में उत्खनन हुआ है वो बहुत कम उत्खनन हुआ है। 4 से 5 जिले में पाषाण काल से संबंधित उत्खनन हुआ है, तो रिसर्च भी कम हुआ है, तो फैक्ट्स भी कम होगा। जैसे मान लीजिए पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य जो है मुंगेर के भीम बांध में मिला है, गया के जटियन में मिला है, नालंदा में मिला है, छपरा के चिरांद में मिला है, वैशाली के चितर में मिला है, पटना के मनेर में मिला है। तो बस यही 4 से 5 फैक्ट्स है।
आप इसको करके जाइए, बस पाषाण काल का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है वैदिक काल। तो बिहार के वैदिक काल से भी 10 से 12 फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, वही करके जाना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, बस वही क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वैदिक काल से आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आर्यों का आगमन बिहार में कब हुआ, तो ईसा पूर्व करके ईस्वी दे देगा, आप उसको करके जाइए। इसके बाद फिर ये पूछ देगा कि बिहार का वर्णन सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र का वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में है, या फिर अंग प्रदेश का वर्णन किस वेद में है, विधि का वर्णन का वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में आता है। ये क्वेश्चन आपको दे देगा। 10 से 12 फैक्ट्स है, हम आपको बता देंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अब है ऐतिहासिक काल, जहाँ से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, वहाँ से लेकर गुप्त कालीन जो इतिहास है वो पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर राहत की बात क्या है कि पूरे भारत के संदर्भ में जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से लेकर गुप्त कालीन इतिहास पढ़ते हैं, वही बिहार का प्राचीन कालीन इतिहास है। इसलिए अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में पढ़े हैं तो यहाँ भी काफ़ी आसान होगा। हालांकि हम इसको डेप्थ से आप लोग को पढ़ाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ नोटेबल पॉइंट है कि ये बिहार के लिए कितना गर्व की बात है। जो बिहार का प्राचीन कालीन इतिहास है वही संपूर्ण भारत का प्राचीन कालीन इतिहास है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वही इतिहास पढ़ा जाता है जो बिहार का प्राचीन कालीन इतिहास है। तो ये आपका जो है बिहार का प्राचीन काल का जो इतिहास, यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बिहार का मध्यकालीन इतिहास है, जो तुर्क का आक्रमण होता है, आपका जो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण होता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया जाता है, वहाँ से लेकर जो सल्तनत काल का प्रभाव बिहार पे पड़ता है और मुगल काल का जो बिहार पर प्रभाव पड़ता है, ये सारे कुछ को हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप बस सुन लीजिए। तो उन सब चीज़ को हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। और उस समय मध्यकाल के समय में बिहार के मिथिला के क्षेत्र में कुछ ऐसे छोटे छोटे वंश का उद्भव हुआ है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन उठाती है। जैसे मान लीजिए कर्नाट वंश, ठीक है, मिथिला के क्षेत्र में इसका उद्भव होता है। फिर इसके बाद है ओयनवार वंश, यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी बराबर उठा लेती है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आधुनिक कालीन इतिहास है। तो बिहार का जो आधुनिक कालीन इतिहास मुख्यतः बक्सर के युद्ध यानी कि 1764 से शुरू होता है, वहाँ से लेकर हम लोग 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे। और इस बीच में तिलका मांझी का आंदोलन होता है, फिर संताल विद्रोह होता है भागलपुर या फिर राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में, उस चीज़ को हम देखेंगे। इसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह है, जहाँ से कि महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय पहचान मिलता है, उसको देखेंगे। इसके बाद फिर असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। ये भारत के ये पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे। और इस बीच में कुछ छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर इसके बाद अच्छी तरह से सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, वहाँ से भी क्वेश्चन उठाती है बीपीएससी, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका बिहार का इतिहास होगा। फिर इसके बाद है बिहार का भूगोल। इसमें भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो धारवाड़ श्रेणी के चट्टानें हैं, फिर विंध्यन श्रेणी के चट्टानें हैं, टर्सरी श्रेणी के चट्टानें हैं, क्वार्टरनरी श्रेणी के चट्टानें हैं, उस सब सारे चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो बिहार का प्राकृतिक स्वरूप है, बिहार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक शिवालिक श्रेणी में, फिर गंगा के दक्षिण और उत्तर भाग का जो मैदानी भाग है उसमें, और फिर झारखंड से सटा हुआ जो पार्ट है पठारी भाग में, हम उसको उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको बृहद तौर पर हम स्टडी करेंगे। पहले आपको हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फिर बिहार के जलवायु के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिहार के मिट्टी के बारे में डिस्कस करना है, यहाँ से भी बराबर क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे मान लीजिए बिहार में खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, बलथरी मिट्टी, इसके बारे में बराबर क्वेश्चन बीपीएससी में उठाया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। बिहार का नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी कई क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बिहार के झील से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
और कुछ ऐसे झील के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा जो खासकर चर्चा में नहीं रहता है। तो ऐसे झील के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिहार के जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार में जो एक प्रमुख नवादा में ककोला जलप्रपात है, उसके अलावा भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार में वन के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना प्रतिशत बिहार के पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन बिहार में पाया जाता है, या फिर किस किस राज्य में सघन वन पाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिहार मैप के बारे में डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरत है। वहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे आपको ये पूछ देगा कि गंगा के किनारे कितने ज़िले अवस्थित हैं, फिर कितने राज्य को बिहार की सीमाएँ टच करती है, कौन से देश को बिहार की सीमाएं टच करती हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बिहार मैप से क्लियर होगा। बिहार के जनजाति के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार संथाल जाति के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया था 65वीं में। इसके बाद बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, तो कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके संबंधी जो पशुपालन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कृषि के बारे में आपसे बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में कितना प्रतिशत लोग जो है कृषि से जुड़ा हुआ है, या फिर इसमें पूछेगा कि बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है। ये सारे क्वेश्चन कृषि से आपको उठाए जाएंगे। उद्योग से क्वेश्चन उठाया जाएगा, बिहार का प्रमुख उद्योग अभी कौन सा है, या फिर जूट उद्योग के बारे में, कागज़ उद्योग के बारे में, जो डालमिया नगर में सीमेंट का उद्योग था उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। खनिज के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि से जब झारखंड अलग हुआ है तब से बिहार में खनिज संपदा तो ना के बराबर ही रही है, लेकिन फिर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में खनिज पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुंगेर में, कैमूर में, रोहतास में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऊर्जा के बारे में भी डिस्कस करना होगा, क्योंकि बराबर यहाँ से क्वेश्चन ये उठाता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बिहार में कितनी है, या फिर बिहार में कितना ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो ये सारा कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा। परिवहन के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। परिवहन में मुख्य क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बिहार में NH की संख्या कितनी है, या कितना किलोमीटर NH है। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में देख लेंगे। आर्थिक समीक्षा से 3 से 4 क्वेश्चन उठाया जाता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बिहार में जो प्रमुख योजना है, जैसे आपको 7 निश्चय योजना है, फर्स्ट और सेकंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 66वीं में यहाँ से क्वेश्चन भी उठाया गया था। तो ये आपका बिहार का अर्थव्यवस्था है। इसके बाद बिहार के राज्य व्यवस्था से लोकसभा के बारे में पूछ देगा कि कितना सीट है, राज्यसभा के बारे में पूछ लेगा, विधानसभा के बारे में आपसे पूछ सकता है, विधान परिषद के बारे में कितना सीट है ये पूछ सकता है। मेनली बिहार का पंचायती राज, क्योंकि इस बार जो है बिहार में पंचायती चुनाव होने वाला है, तो इसलिए बिहार का जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। हम इस पर बृहद तौर पर स्टडी करेंगे, ठीक है। जिलेवार अध्ययन भी हमको करना पड़ेगा। प्रत्येक ज़िले के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम बताएंगे, और यहाँ पर आपको हम एक सजेशन देंगे कि आप प्रत्येक ज़िले का विकिपीडिया पढ़िए। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और वहाँ से जो है बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद विविध में शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा कि बिहार में कितना यूनिवर्सिटी है, कितने कॉलेजेस हैं, इसके बारे में पढ़ना होगा। शिक्षा के संबंधित जो भी सरकार कदम उठाया हुआ है उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन रहता है, उसे पढ़ना होगा। खेल कूद से संबंधित क्वेश्चंस होता है, उसके बारे में पढ़ना होगा। लोक नृत्य के बारे में, लोकगीत के बारे में, इससे संबंधित जो भिखारी ठाकुर हैं उसके बारे में डिस्कस करना होगा। बिहार के कला के बारे में, इसके अंतर्गत जो चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, जैसे मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम हो गया, इसके बाद जाके मौर्य कला हो गया, मंजूषा शैली हो गया, ये सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको डिस्कस कर लेंगे। भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ना होगा, जैसे मान लीजिए विद्यापति यहाँ के बहुत महान कवि हुए थे,
इसके बाद जाके दिनकर जी हुए थे। इसी तरह से बहुत सारे कवि हैं और उसके बहुत सारा साहित्य है। फणीश्वरनाथ रेणु है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमुख त्यौहार और मेला है, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। बस छोटा छोटा फैक्ट्स है, इसको हम आपको बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। पर्यटन के बारे में डिस्कस करना होगा कि कौन कौन सा मुख्य पर्यटक स्थल बिहार में है। जैसे मान लीजिए राजगीर है, बौद्ध मंदिर हो गया, नालंदा खंडहर हो गया, ये सब आपका मुख्य रूप से एक पर्यटन स्थल है, उसको देखना है। फिर धार्मिक स्थल है कुछ, और प्रमुख व्यक्तित्व है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व में जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण सिंह आ जाएंगे, जगजीवन राम आ जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर आ जाएंगे। तो इन सब के बारे में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। हम इन सारी चीज़ को बृहद तौर पे पढ़ेंगे। इसके बाद जो बिहार का जनगणना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है।